नमस्कार। चलो अब सेल के नेक्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of electron microscope in 1950s. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells, enabled the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane. यानी जो आरबीसीज के ह्यूमन आरबीसीज के मेम्ब्रेन का जब केमिकल स्टडी किया गया तब ये पता चला कि मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन रहता है। ये लिपिड बाइलेयर आपको दिख रहा है और प्रोटीन्स आर एंटेंगल्ड लाइक icebergs in this particular semi-fluid और quasi-fluid membrane. ओके, तो ये सेमी फ्लूइड यानी जैसे जेली लाइक मेम्ब्रेन रहता है या क्वासी, ये शब्द भी उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यू सी सेल को जो डिलिमिट कर रहा है, सेल का कंपाउंड जो फॉर्म कर रहा है, द डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सेल is called as plasma membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे प्लाज्मा का मतलब जो लिविंग स्ट्रक्चर होता है सेल में, वैसे मेम्ब्रेन को भी एक लिविंग स्ट्रक्चर ही माना जाता है क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब मैं आपको बताती हूँ। पहले हम मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो जानते हैं। यू सी जब ह्यूमन आरबीसीज के मेम्ब्रेन का विश्लेषण किया गया तब ये पता चला कि मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन्स रहते हैं और सिंगर एंड निकोलसन इन दो शास्त्रज्ञों ने ये बताया कि द नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड और सेमी फ्लूइड। डीज ये हर एक शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑल इंडिया लेवल के। स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के पूरे शब्द इम्पॉर्टेंट है और स्टेट बोर्ड के पूरे कंसेप्ट्स इम्पॉर्टेंट है ना। ये लाइन टू लाइन क्वेश्चंस जो आते हैं वो एनसीईआरटी पे आते हैं और कंसेप्चुअल यानी कंसेप्चुअली वी विल बिकम मोर क्लियर after studying state board book. So let us see this particular sentence again. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human RBCs, enable the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane. जब human RBCs की स्टडी की गई तो पॉसिबल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़े से डिडक्शंस देना उनके लिए संभव हुआ, साइंटिस्ट्स के लिए संभव हुआ। The studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. The major lipids are phospholipids that are arranged in bilayer. Just now I have shown you the lipid bilayer. Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner side. ये क्या चीज़ बताई है मैं आपको दिखाती हूँ। पोलर और नॉन पोलर का मतलब अगर हम पहले जान लेते हैं तो अच्छा होगा। यहाँ पे लिपिड बाइलेयर आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक लेयर हुआ और उसके नीचे वैसे ही उल्टा एक दूसरा लेयर भी आपको दिख रहा है। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर और उसमें प्रोटीन्स बंधे हुए हैं जगह-जगह पे, जैसे कि आइसबर्ग्स रहते हैं बड़े से समुंदर में, उसी प्रकार से लिपिड बाइलेयर के सी में ये आइसबर्ग्स जैसे प्रोटीन्स आपको दिख रहे हैं तैरते हुए। हाँ, तो बाइलेयर का मतलब आपको समझ में आ गया। मैं अभी आपको बताती हूँ कि पोलर हेड और नॉन पोलर टेल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले
फिर से एक बार इन फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। देखिए, ये पोलर हेड्स है और ये नॉन पोलर टेल है। पोलर के लिए और एक शब्द इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, हाइड्रोफिलिक। फिलिया का मतलब होता है लव टूवर्ड्स और attraction towards. Philia means attraction towards. Hydro means water. This particular head of the phospholipid layer has attraction towards water, means it has non-fatty structure. करेक्ट? यानी अगर फैट होगा, अगर अपने स्किन के ऊपर आप एक हाथ फैट का या तेल का लेयर जमा लेते हो, वैसलीन का लेयर जमा लेते हो, तो उसके ऊपर पानी चिपकेगा नहीं, है ना? या फिर कमल के पत्ते के ऊपर एक जो फैट का लेयर होता है, क्यूटीन होता है, उसके कारण क्यूटिकल होता है, फैटी क्यूटिकल, उसके कारण क्या होता है कि पानी का बूंद वहाँ पे मोती जैसा लगता है, वो पत्ते को चिपकता नहीं है, है ना? तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक, and that hydrophobic nature is shown by the fatty substances. फोबिया का मतलब लिखिए, जैसे मैंने फिलिया का मतलब आपको बताया अट्रैक्शन टूवर्ड्स, वैसे ही फोबिया का मतलब होता है हेट या डर, फियर। यानी पानी का हेट या पानी का फियर, दैट इज हाइड्रोफोबिया। ओके, तो ये जो फैटी चेन होती है, देखिए फैटी एसिड की चेन है इसके पास दो, और हाइड्रोफिलिक हेड है जो कि ग्लिसरॉल और फॉस्फोरिलेटेड अल्कोहल का बना हुआ है। इसका जो हेड है वो ग्लिसरॉल और फॉस्फोरिलेटेड अल्कोहल का बना हुआ है। अब अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स सीखा है तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको पता है, दिस इज ग्लिसरॉल और ये फॉस्फेट ग्रुप है। अगर बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा है तो अगला लेसन हमारा बायोमोलिक्यूल्स रहने वाला है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यू सी, दिस इज ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल में 3 अल्कोहल ग्रुप्स होते हैं। ग्लिसरॉल को बोला जाता है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन का कंपाउंड। मैं बायोलॉजी के लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। 3 कार्बन का कंपाउंड तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3, और इससे 3 हाइड्रोक्सिल यानी अल्कोहल ग्रुप्स जुड़े हुए रहेंगे। ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H यहाँ पे रिप्लेस हुआ है फैटी एसिड की चेन से, इसलिए यहाँ पे 2 फैटी एसिड की चेन्स आपको दिख रही है और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ दिख रहा है। यानी दिस इज ग्लिसरॉल and glycerol is 3 carbon compound having 3 alcohol groups. ये तीनों अल्कोहल ग्रुप्स यहाँ पे रिप्लेस हुए हैं, 2 तो फैटी एसिड चेन से रिप्लेस हुए हैं और तीसरा जो है यानी अल्कोहल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे 2 जगह पे फैटी एसिड चेन से रिप्लेस हुआ है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप से रिप्लेस हुआ है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट ग्रुप हेड which is hydrophilic. It is written here, it is hydrophilic. हाइड्रोफिलिक क्यों लिखा है? क्योंकि वो पानी के लिए अट्रैक्शन दिखाता है, पानी में घुल सकता है, पानी के मॉलिक्यूल के लिए उसके पास अट्रैक्शन है। लेकिन फैट मैंने अभी बताया कि कोई भी अगर फैटी लेयर है तो उसमें पानी चिपकेगा नहीं, वो मोती के जैसा उसके ऊपर गोल बना के तैरता रहेगा। यानी फैट ये पानी के लिए हेट दिखाता है, इसीलिए इसे बोला है हाइड्रोफोबिक। Fats always show hate for water or they do not attract water. Hence, what is written here for the fatty acid chains?
they are hydrophobic. Fatty acid chains are hydrophobic. So as a whole, we can say that this lipid bilayer consists of phospholipids, and every phospholipid has one head and two tails. Lipid bilayer is made up of phospholipid molecules. Lipid bilayer is made up of phospholipid molecules, and every phospholipid has hydrophilic head and hydrophobic tail. That's all. Every phospholipid molecule has hydrophilic head and hydrophobic tails. Why these tails are hydrophobic? Because they are made of fatty acids. And hydrophilic head, it is made up of glycerol and phosphoric acid. Hydrophilic head is made up of glycerol and phosphoric acid, as well as hydrophobic tails are made up of fatty acids. One fatty acid is saturated, hence it is shown as a straight chain, and another fatty acid is unsaturated at a particular region that shows double bond, hence it is shown like this. अब ये सारी चीजें और क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे हम अगला लेसन बायोमोलिक्यूल्स सीखते हैं। अभी फिलहाल आपको ये जानना है कि मेम्ब्रेन बना हुआ है लिपिड बाइलेयर के समुंदर से, और हर एक लिपिड बाइलेयर में रहने वाला हर एक जो फॉस्फोलिपिड है, ये जो लिपिड है इसे हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेसिथिन, करेक्ट। ये हर एक जो यहाँ पे लिपिड आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड और लेसिथिन। दूसरा नाम भी याद कीजिए इसका, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड और लेसिथिन। तो फॉस्फोलिपिड या लेसिथिन के बाइलेयर से ये मेम्ब्रेन बना हुआ है जो सेल को डिलिमिट करता है, और इसके बाइलेयर में प्रोटीन्स एंट्रैंगल्ड है लाइक दैट ऑफ आइसबर्ग्स। ओके, अब देखिए मैं आपको पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है वो बताती हूँ। पोलर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? देखिए, पोलर का मतलब होता है, यू सी वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर, व्हाई? बिकॉज दैट शोज पोलैरिटी। At the hydrogen, the positive charge is present, and at oxygen, delta negative charge is present. What is the meaning of this delta negative and delta positive? Delta positive का मतलब delta positive charges they are shown here over the hydrogen because the electron pair which is shared by hydrogen and oxygen in the water molecule is shifted more towards oxygen. Hence, oxygen will develop delta negative charge and hydrogen will develop delta positive charge. मैं फिर से बताती हूँ। वाटर मॉलिक्यूल ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बना है। जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर की है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खींची हुई है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बड़ा है। ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बड़ा है इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन्स है। हमें पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव रहता है। तो सोचिए, अगर 8 पॉजिटिव चार्जेस ऑक्सीजन के पास है तो सिर्फ एक ही, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के पास है तो सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ओनली, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। देखिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर रहेगा। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स आपको 8 दिख रहे, 4 और ये 4, इसलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ओके, तो 8 प्रोटॉन्स ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में है।
8 प्रोटॉन्स ज़्यादा है, 1 प्रोटॉन कम है जो हाइड्रोजन का है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में शेयर हुई है, दैट इज शिफ्टेड मोर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन, because these 8 positive charges, they are more than that of one positive charge which is shown by the hydrogen. Okay, so due to shifting of electron pair which is shared by hydrogen and oxygen more towards oxygen, the oxygen will develop delta negative charge in the water molecule and the hydrogen will develop delta positive charge. Is it clear? So as a whole, water molecule is polar because it is showing positive and negative charges at hydrogens and oxygen. That will show positive and negative charges at hydrogens and oxygen. Okay, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है। यहाँ पे HCl भी दिखाया, HCl के हाइड्रोजन पे भी डेल्टा पॉजिटिव और Cl पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे NH3 दिखा है जहाँ पे डेल्टा नेगेटिव charges present over the nitrogen and delta positive charges are present over the hydrogens, but the covalently bound compounds do not show polarity over their atoms. यहाँ पे सभी जगह पे कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, जैसे कि CCl4 या CO2 और ये N2। तो यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस नहीं है, इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स बिकॉज दे डू नॉट शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब अगर हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, देखिए जो भी डेल्टा पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन रहता है ना, वो डेल्टा नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन की तरफ खिंचाव दिखाता है। इसीलिए दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का डेल्टा पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन ये पहले वाले वाटर मॉलिक्यूल के डेल्टा नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। यानी इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में एक बॉन्ड फॉर्म होता है जो कि बहुत ही लूज बॉन्ड रहता है, जिससे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। Why that hydrogen bond is forming? Because of this delta negatively charged oxygen and positively charged hydrogen of another water molecule. Okay, so they will show hydrogen bonding. Hence, water molecules tend to show attraction towards each other, and that is called as capillarity. ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन दिखाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन दिखाएंगे और सभी वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रहना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। और बहुत सारी पानी की प्रॉपर्टीज ये पोलैरिटी के कारण है, और जो भी मॉलिक्यूल्स ऐसे ही पोलैरिटी दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स विच विल रेडिली डिसॉल्व इन वाटर। जो मॉलिक्यूल्स इस प्रकार की पोलैरिटी दिखाते हैं दे आर कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल्स एंड they will readily dissolve in water. Okay, because water is polar solvent. अभी आपको समझ में आ गया why water is called as polar solvent? Because it shows polarity, it shows negative and positive charges. और आपको ये चीज़ भी पता है कि जब भी कोई सॉल्ट जैसे कि NaCl पानी में डिसॉल्व होता है तो दैट विल बी डिसोसिएटेड इनटू positively charged anions and negatively charged cations. Why? Because water molecule itself is polar. Why? Because water molecule itself is polar molecule. Hence, the salt will readily dissolve in water, readily dissociate in water.
to create anions and cations, correct? Hence water is called as polar molecule and the salt is called as polar solute. Okay, polar molecule, salt is called as polar molecule, NaCl is polar molecule and water is polar solvent. तो ज़्यादातर कोवैलेंटली बाउंडेड या कोवैलेंट बॉन्ड शोइंग कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं बिकॉज दे आर नॉन पोलर. जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज दे आर नॉन पोलर. They will dissolve only in non-polar compounds like non-polar solvents like ethyl alcohol, ether, turpentine, benzene, etc. अब ये जो सभी कंपाउंड्स मैंने आपको बताए, बेंजीन, इथर, इथिल अल्कोहल, ये सभी कोवैलेंट सॉल्वेंट्स है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है जो अपने ऊपर कोई चार्जेस नहीं दिखाते हैं. तो बायोलॉजी में आपको पोलर का मतलब समझना होगा, जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं. ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड्स क्योंकि दे आर डिसॉल्विंग इन पोलर सॉल्वेंट. और जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स. Normally they are carbon compounds. They will dissolve in organic solvents like ether, alcohol, benzene, etc. Okay, तो हम आगे जाते हैं. मेम्ब्रेन ये permeable to non-polar molecules. Membrane is permeable to non-polar molecules like steroids, oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड. अभी मैंने दिखाया कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर में आता है, CO2. ओके, कैन इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन बट impermeable to polar molecules like proteins, water, sugar, etc. cannot easily cross the membrane. अब इसका कारण मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेम्ब्रेन खुद ही लिपिड से बना हुआ है. लिपिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. फॉस्फोलिपिड इज वन ऑर्गेनिक कंपाउंड. और मैंने अभी अभी बताया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ये नॉन पोलर होता है. तो फॉस्फोलिपिड खुद ही अगर नॉन पोलर है तो वो कैसे पानी या किसी पोलर मॉलिक्यूल को परमिशन दे सकता है उससे गुजरने के लिए? नहीं. देखिए, पोलर सॉल्वेंट में पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व होंगे, यानी पानी में पोलर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होंगे. नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होंगे, यानी कि बेंजीन या इथेनॉल में, इथिल अल्कोहल में सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होंगे. या अब ये ऑर्गेनिक सेमी कॉसी फ्लूइड मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनिक है, लिपिड है. लिपिड इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो उससे सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ही पास होते हैं. ओके, आपको समझ में आ गया? इससे सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ही पास होते हैं क्योंकि ये खुद ही लिपिड है. फिर आप बोलेंगे प्रोटीन अगर बाहर से अंदर लेके जाना है, पानी अगर बाहर से अंदर लेके जाना है तो कैसे जाएंगे? इससे जा सकते हैं. वैसे यानी कि प्रोटीन से जा सकता है, प्रोटीन के टनल से वो जा सकता है. ये प्रोटीन का टनल आपको दिख रहा है, उससे वो जा सकता है. तो इसे हम बोलेंगे, ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम बोलेंगे क्वासी फ्लूइड मेम्ब्रेन. कुछ मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज फिर से एक बार देखते हैं, पहले पढ़ लेंगे आगे क्या दिया है. The studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipid and protein. आपको समझ में आ गया मेम्ब्रेन कैसे लिपिड और प्रोटीन से बना है. लिपिड का, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड या लेसिथिन लिख लीजिए. लिपिड के
साथ साथ अंडरलाइन करके, दे आर एक्चुअली फॉस्फोलिपिड और लेसिथिन, उसका बाइलेयर है वहाँ पे, और प्रोटीन्स आर entangled within the sea of lecithin, like that of icebergs, and this quasi-fluid model of lipid bilayer is given by Singer and Nicholson. The major lipids are phospholipids that are arranged in a bilayer. Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part. अभी आपको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब समझ में आ गया है शायद। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना हेड, वो हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि टेल बनी है फैटी एसिड से और हेड बना है ग्लिसरॉल और फॉस्फेट ग्रुप से। याद करो, 2-3 बार बोल लेंगे ना मेरे साथ तो याद हो जाएगा बेटा। तो जो हेड बना है, हेड कैसा है? पोलर है कि नॉन पोलर? हेड है पोलर, और टेल है नॉन पोलर। फिर से, हेड है हाइड्रोफिलिक या पोलर, and टेल is hydrophobic या नॉन पोलर, बिकॉज दैट इज मेड ऑफ फैट। फैट को कभी भी पानी के साथ अट्रैक्शन नहीं होता है। ओके, you see, also the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and hydrophobic tails towards the inner part. This ensures that non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. ये है वहाँ पे, यानी the tails they are protected from the aqueous environment because the at the outer side the hydrophilic compounds are present. To the outer side, hydrophilic compounds are present. देखो, outer side में हाइड्रोफिलिक है और यहाँ पे हाइड्रोफोबिक है। तो जो टेल्स है ना, ये यानी फैटी एसिड की जो टेल्स है ना, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम outside water because they are covered by the hydrophilic heads of the phospholipids. Okay, हर एक लाइन important है। This ensures that the non-polar tail of the saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. Correct? Non-polar tail, जितने बार non-polar शब्द आता है ना, उसके साथ साथ आपने जोड़ना है ऑर्गेनिक या फैटी एसिड की बनी हुई टेल, दैट इज नॉन पोलर टेल, या वो है हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड की बनी हुई टेल। करेक्ट? टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। ओके, सो in addition to the phospholipids, membrane also contains cholesterol. इसके ऊपर आपको ध्यान देना है बेटा, मेम्ब्रेन में ना कोलेस्टेरॉल भी रहता है। Membrane also consists of cholesterol. Cholesterol is a large molecule. I will show you one figure in which the cholesterols are shown attached to the membrane. ये देखिए, इसको हम बोलते हैं कोलेस्टेरॉल। हम और एक हद क्लियर फोटो देखते हैं। हाँ, ये वाला देखिए, ये है कोलेस्टेरॉल, है ना। कोलेस्टेरॉल में हरदम 4 रिंग्स होती है कार्बन की बनी हुई। कार्बन की हरदम इसमें 4 रिंग्स होती है, तो दिस मॉलिक्यूल इज कोलेस्टेरॉल। सो कोलेस्टेरॉल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। लेसिथिन के साथ साथ कुछ कॉम्प्लेक्स फैट्स भी होते हैं। Cholesterol is derived fat, complex fat than that of the normal saturated fat. मैं जो भी बोल रही हूँ ना, वो जैसे ही आपका बायोमॉलिक्यूल लेसन हो जाता है ना, फिर से एक बार ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सुन लेना, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा।
मैं जो बोल रही हूँ फिर से रिपीट कीजिए, कोलेस्टेरॉल कंसिस्ट ऑफ 4 rings of carbon and it is more complicated lipid than that of normal saturated or unsaturated fatty acid chain which is shown here. ये जो नॉर्मल फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन यहाँ पे दिखाई है ना, उससे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है कोलेस्टेरॉल। देखिए यहाँ पे भी आपको ये कोलेस्टेरॉल दिख रहा है, ठीक है। सो मेम्ब्रेन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ कोलेस्टेरॉल और इसे हम यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं बिकॉज दैट इज डिलिमिटिंग the cell as a whole, and wherever within the cell the membrane is seen, it is showing the same structure. जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, it is made up of the same structure, phospholipid bilayer, and proteins are entangled within that. Endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, peroxisomes, ये सभी जो ऑर्गेनेलीज यहाँ पे आपको दिख रही है ना, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कंसिस्टिंग ऑफ सेम मेम्ब्रेन containing lipid bilayer. Hence, this model is called as unit membrane. सेल में जहाँ जहाँ पे मेम्ब्रेन आपको दिखता है वो ऐसे ही दिखता है, hence it is called as unit membrane. So लिपिड बाइलेयर, यहाँ पे भी न्यूक्लियस में भी लिपिड बाइलेयर का ही डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन रहता है यहाँ पे। तो चलते हैं आगे। You see, apart from the saturated and unsaturated fatty acid chain, the phospholipid bilayer also consists of cholesterol. ये लाइन क्लियर होगी। लिपिड बाइलेयर में बीच बीच में कोलेस्टेरॉल भी रहता है। आपके बुक में ये जो दिया है ना, ये वाला, ये येलो स्ट्रक्चर यहाँ पे लेबल कर लीजिए, दिस इज कोलेस्टेरॉल। Later biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrate. The ratio of the protein and lipid varies considerably in different cell types. In human beings, the membrane of the erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipid. 52 एरिथ्रोसाइट में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड रहता है। हमने देखा कि एरिथ्रोसाइट का ही केमिकल एनालिसिस करके जाना गया कि मेम्ब्रेन में क्या हो सकता है। तो मेम्ब्रेन में क्या हो सकता है, स्पेसिफिकली एरिथ्रोसाइट के मेम्ब्रेन में क्या है, 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। आप बोलेंगे कि लिपिड का तो सी यहाँ पे दिख रहा है और वहाँ पे प्रोटीन्स एंटेंगल्ड है, बट द प्रोटीन्स आर लार्जर देन लिपिड, hence their percentage is somewhat more than that of the lipid. क्योंकि प्रोटीन्स काफ़ी बड़े हैं, इसीलिए उनका परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा है। 52% प्रोटीन and 40% lipids are present in the membrane of RBCs. Every line is important. Depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral and peripheral. अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन ऐसे है कि इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकते तो हम बोलेंगे दे आर इंटीग्रल प्रोटीन्स, और अगर वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं तो वो है पेरिफेरल प्रोटीन्स। Peripheral proteins lie on the surface of the membrane while integral proteins are partially or totally buried in the membrane. देखिए, अगर वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं तो हम बोलेंगे बाहर ही बाहर है तो इजीली एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स। अगर इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं तो हम बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स। इफ दे आर इजीली एक्सट्रैक्टेड देन peripheral proteins. If they are not easily extracted, then integral proteins. You see the figure again. ये देखिए, कुछ कुछ प्रोटीन सिर्फ बाहर की तरफ से रहते हैं, they are easily extracted,
और कुछ कुछ प्रोटीन्स पूरे अंदर तक दबे हुए हैं. They are called as integral proteins. So on the basis of their ease, on the basis of ease of extraction, they can be classified as peripheral proteins, which can be easily extracted, and integral proteins, which cannot be easily extracted. Okay. And apart from proteins, the carbohydrates are also there. आपको ये जो दिख रहा है ना, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्लाइकोलिपिड. ग्लाइको ये शब्द हरदम कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड रहता है और इसका जो एक यूनिट है वो एक शुगर है या एक ग्लूकोज है. ऐसे ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स यहाँ पे जुड़े हुए आपको दिख रहे हैं. वी कैन से दिस एज द ग्लूकोज पॉलीमर. तो ये जो ग्लूकोज पॉलीमर है वो लिपिड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे बोला है ग्लाइकोलिपिड. बायोलॉजी बहुत सिंपल है, जैसे नाम वैसे काम या वैसे स्ट्रक्चर. तो ग्लाइकोलिपिड क्यों बोला है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज के यूनिट से बनी हुई चेन है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स है वहाँ पे और लिपिड भी है, इसीलिए इसे बोला है ग्लाइकोलिपिड. तो अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन्स एंड लेसिथिन्स, द starches, or we can say carbohydrates, are also present here. You see, carbohydrates are present. The cholesterol is present here. Okay. So what is present again? Again, lecithin, integral as well as peripheral proteins, glycolipids, cholesterol. Okay. और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी है, क्योंकि प्रोटीन्स से जुड़े हुए भी ये ग्लूकोज की चेन आपको दिख रही है. देखिए ये वाला, इससे आप क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि लिपिड से जुड़ी हुई ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है, ग्लूकोज की चेन आपको दिख रही है, इसीलिए इसे बोला ग्लाइकोलिपिड. ग्लूकोज की चेन है और लिपिड से जुड़ी हुई है. यहाँ पे बोला ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से जुड़ी हुई कार्बोहाइड्रेट की चेन है. सो इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन. ओके. और एक जो यूनिट है वो ग्लूकोज का है, क्योंकि 6 कोन्स दिख रहे हैं, वो ग्लूकोज का यूनिट है. 6 कार्बन्स का कंपाउंड वहां पे आपको दिख रहा है. An improved model of the structure of the cell membrane was proposed by Singer and Nicholson, widely accepted as a fluid mosaic model. It is also called as quasi-fluid model of the plasma membrane. According to this, the quasi-fluid nature of the lipid enables lateral movement of the proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. ये जो ability है उसी को बोलते हैं उसकी fluidity. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. यानी अगर मेम्ब्रेन के आर पार कुछ जाने का है तो वो जा सकता है, क्योंकि वो क्वासी फ्लूइड रहता है. द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन. अगर ये क्वासी फ्लूइड है ऐसे यानी पूरा का पूरा स्टिफ है क्या? नहीं, वो जेली लाइक है. तो जेली लाइक अगर वो है तो जल्दी जल्दी उसमें ग्रोथ भी हो सकती है, अंदर से बाहर कुछ आ सकता है, इंटरसेल्यूलर जंक्शंस हो सकते हैं, 2 सेल एक दूसरे से जुड़ सकती है बहुत ही जल्दी, क्योंकि वो स्टिफ मेम्ब्रेन नहीं है, उसे मोड़ तोड़ करना पॉसिबल है. तो इंटरसेल्यूलर जंक्शन पास हो सकते हैं. अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसे आ गया, सिक्रीशन मेम्ब्रेन से जुड़ गया, तो मेम्ब्रेन से जुड़ के वो अपना सिक्रीशन बाहर डाल सकता है मेम्ब्रेन से, यानी एक्सोसाइटोसिस दिखा सकता है. एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर कुछ आ सकता है, और सेल जल्दी से इस तरीके से डिवाइड हो सकती है. सो विच प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन? सेल ग्रोथ,
फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शंस, दो सेल एक दूसरे से जुड़ सकती है, सिक्रीशन, एक्सोसाइटोसिस, सेल कुछ बाहर डाल सकती है, एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर कुछ आ सकता है, एंड सेल डिवीजन, सेल डिवाइड हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल ही रिजिड मेम्ब्रेन नहीं है, इट्स लाइक दैट ऑफ जेली. Okay, so all these properties of the plasma membrane can be explained very clearly with the help of only quasi-fluid, semi-fluid nature of the plasma membrane. हाँ, ये लाइनें याद करनी है आपको और समझ लेनी है बेटा. One of the most important functions of the plasma membrane is the transport of the molecules across it. The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called the passive transport. मैं कुछ ट्रांसपोर्ट के बारे में पहले आपको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद ये पैरा हम पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा. मेम्ब्रेन तो एटलीस्ट हो ही जाता है जल्दी जल्दी. देखिए, मैं कुछ परमिएबिलिटी के बारे में आपको बताती हूँ. अभी बताया कि मेम्ब्रेन ये सेमी परमिएबल होता है. The membrane which permits the passage of the pure solvent molecules to pass through it and not the solute particles is called the semi-permeable membrane. Semi-permeable कब बोलेंगे हम? जब मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफिकली सॉल्वेंट को जाने देता है. अब सोल्यूट और सॉल्वेंट का क्या कंसेप्ट है मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे पानी के जो मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं ना, उनको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो शुगर मॉलिक्यूल दिखा है उससे हम बोलेंगे सोल्यूट. Okay, so sugar molecule is solute and the water is solvent here. अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं तो वो इथर या बेंजीन हो सकता है, और उसमें डिसॉल्व होने वाले कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल. ये डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसमें डिसॉल्व होता है. लिपिड भी डिसॉल्व हो सकता है ईथर में. तो फिर से एक बार, शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट. देखिए, सेमी परमेबल कब बोलेंगे? जब वो सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देते हैं और सोल्यूट को नहीं. आपने देखा यहाँ पे पानी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, जहाँ पे ज़्यादा सोल्यूट्स है, यहाँ पे देखिए शुगर ज़्यादा है तो पानी जा रहा है इधर, और यहाँ पे शुगर कम है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक, and this condition is called as hypertonic, where the solutes are present more. That condition is called as hypertonic. Where solutes are present less, that condition is called as hypotonic. So here this condition is hypotonic and this is hypertonic. So solvent molecule will always pass from hypotonic to hypertonic condition. ओके, वेरी सिंपल. पानी हाइपोटोनिक कंडीशन से हाइपरटोनिक कंडीशन की तरफ जाता है. दूसरे शब्दों में, पानी उसके ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से उसके कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है. अब देखिए, यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू शुगर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है एज कम्पेयर टू शुगर मॉलिक्यूल. तो पानी उसके यानी पानी के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पानी के कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, यानी पानी हाइपोटोनिक कंडीशन से हाइपरटोनिक कंडीशन में जाता है. इसीलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पानी हाइपोटोनिक कंडीशन से हाइपरटोनिक कंडीशन की तरफ जाते हुए दिखाया है. आपके लिए होमवर्क है. You will study all these definitions. What is hypotonic? What is hypertonic? What is semi-permeable membrane? What is selectively permeable membrane? Hypotonic, hypertonic, isotonic, semi-permeable membrane, selectively permeable membrane. लिखते जाओ. Osmosis, diffusion,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो भी मैं इसमें पूरा आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये पूरा आपको फिर से एक बार वीडियो देखिए और कुछ देखिए, लेकिन फिर से एक बार पढ़ के अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। बहुत सारे लेसन्स के प्रिंसिपल्स इन्हीं मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए आपको ये करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। डेफिनेशंस करनी है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, selectively permeable membrane, hypotonic condition, hypertonic condition, isotonic condition, diffusion, osmosis, passive transport, active transport, secondary active transport, active transport, secondary active transport, और जो भी डेफिनेशंस में अभी आपको अगले कुछ मिनट्स में पढ़ाने वाले हो, वो पूरी आपको याद करनी है, लिख लिख के याद करनी है। चलो, ये जो मैं बता रही थी ना, कोलेस्टेरॉल में 4 रिंग्स होती है, वो ये कोलेस्टेरॉल का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे दिख रही है 4 रिंग्स वाले, ये जो मॉलिक्यूल है ना, लिपिड बाइलेयर भी आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है इस फिगर से। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, मैं फिर से रिपीट करते जाती हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। ये है लेसिथिन का मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड का, ये वाला प्रोटीन है। प्रोटीन में भी पेरिफेरल और इंट्रिंसिक प्रोटीन रहते हैं। ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसे बोलेंगे, क्योंकि प्रोटीन से जुड़ा है तो ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड से जुड़ा हुआ कार्बोहाइड्रेट दिखेगा तो वो है ग्लाइकोलिपिड, है ना। और ये कोलेस्टेरॉल इज ऑलवेज एसोसिएटेड with the membrane. Cholesterol always have 4 carbon rings like this. It's very complicated molecule. चलो, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। This is semi-permeable membrane. Then what is the difference between semi-permeable and selectively permeable membrane? Selective permeability का मतलब होता है कि सिलेक्टिव परमेबिलिटी अगर वहाँ पे है तो कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई चाहिए, और वो कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने से पास होने देगा और कुछ मॉलिक्यूल्स को नहीं पास होने देगा। देखिए, allows some substances to pass through it more readily than others is called the selectively permeable membrane. अब सेमी परमेबल में कैसे होता है कि ज़्यादातर सॉल्वेंट सेमी परमेबल से पास हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी सप्लाई का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए ये मेम्ब्रेन सिंथेटिक या डेड मेम्ब्रेन भी रह सकता है। इसे कोई एनर्जी नहीं चाहिए एटीपी के फॉर्म में। ऐसे मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमेबल, जो अपने से सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देता है, सोल्यूट्स को नहीं। लेकिन सिलेक्टिवली परमेबल कैसे रहता है कि उसके फंक्शनिंग के लिए हरदम एनर्जी सप्लाई चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। It needs ATP supply, means only living cell will show selectively permeable membrane, because only within the living cell ATPs are continuously generated. So selectively permeable membrane continuously require supply of energy, and it facilitates the entry of few molecules and some other molecules. They are prohibited from getting entry through it, from getting entry into it. That is called as selectively permeable. मैं फिर से बताती हूँ, ऐसा मेम्ब्रेन कि जो कंटिन्यूअसली एनर्जी का यूज कर रहा है, ऐसा मेम्ब्रेन कि जो कंटिन्यूअसली एनर्जी का एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी मिलती है उसका यूज कर रहा है, और
वो कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने से पास होने देता है और कुछ को नहीं पास होने देता है। यहाँ पे सॉल्वेंट को पास होने देता है और सोल्यूट को नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। कभी कभी सॉल्वेंट को पास होने देता है, कभी कभी सोल्यूट्स को पास होने देता है। तो such molecule is called as selectively permeable, and that will be always live molecule. It will be always living molecule. So we can say that the plasma membrane is the living structure because it is selectively permeable. It is not simply semi-permeable, but it is selectively permeable. Okay. So is it clear the difference between semi-permeability and selective permeability? फिर से एक बार डेफिनेशन करो, याद करो अच्छे तरीके से। देखिए ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रहते हैं और ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे दिखा है ना, वो चैनल्स करके दिखा है। जैसे Na का चैनल हो सकता है, K का चैनल हो सकता है। तो अगर वो Na के आयनिक चैनल्स, दीज आर व्हाट, आयन चैनल्स, अगर वो Na का चैनल है या K का चैनल है तो वो सिर्फ Na या K को ही रिस्पेक्टिवली पास होने देगा। ये सिर्फ मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के टनेल बने हुए हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन के टनेल बने हुए, जो अपने से कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर तक या अंदर से बाहर तक लेके जा सकते हैं। इनको बोलेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। दे आर नॉर्मली इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इनके एग्जांपल्स Na चैनल्स या K चैनल्स होते हैं। एक्वापोरिन भी मेम्ब्रेन प्रोटीन का ही एग्जाम्पल है। एक्वापोरिन के बारे में हम और किसी लेसन में भी पढ़ने वाले हैं। ये ऐसे प्रोटीन्स रहते हैं कि जो वाटर चैनल करके काम करते हैं, बाहर से पानी को अंदर लेके जाने में मदद करते हैं। These are aquaporins. They are actually membrane proteins which help in the transportation of water from outside to inside. 8 kinds of aquaporins are present in the membrane, plant cell membrane. याद कीजिए हर चीज आगे जाके आने वाली है। एक्वापोरिन ऐसे प्रोटीन के बने हुए पोर्स, पोरिन यानी पोर्स, कि जो वाटर चैनल फॉर्म करते हैं। दे आर कॉल्ड एज एक्वा, वाटर, पोरिन्स, पोर्स जो चैनल फॉर्म करते हैं। ऐसा अलग अलग प्रकार के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रहते हैं। पहले मैं आपको ये चीज पढ़ा रही हूँ, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर आगे धीरे धीरे जाते हैं। You see, what is the diffusion? Simple definition. You know this definition. Passing of solid, liquid or gaseous particle from its higher concentration to the lower concentration is called as diffusion. Passing of solid, liquid or gaseous particle from its higher concentration to lower concentration is called as diffusion. Energy is not required for that. और यहाँ पे कोई स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की भी ज़रूरत नहीं है। मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब आपको समझ में आया है ना बेटा अभी? जो प्रोटीन मेम्ब्रेन में एंटेंगल्ड है और जो मेम्ब्रेन के अलग अलग कामों में मदद करता है। और ज़्यादातर मेम्ब्रेन का काम तो ट्रांसपोर्टेशन है ना। ये सेल को डिलिमिट करता है और सेल कंटिन्यूअसली बाहर का कुछ अंदर लेती है और अंदर का कुछ बाहर डालती है। और अगर ये गिव एंड टेक वहाँ पे नहीं रहता है तो सेल को हम डेड बोलेंगे। डेड सेल में कोई गिव एंड टेक नहीं रहता है। लिविंग सेल में कंटिन्यूअसली गिव एंड टेक चलते रहता है बिकॉज द मेटाबॉलिज्म इज गोइंग ऑन देयर। कंटिन्यूअसली केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे चल रही है, इसीलिए बाहर से कुछ आना और बाहर कुछ जाना ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। अब बताइए फिर से, डिफ्यूजन का मतलब मॉलिक्यूल्स जब उनके ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो हम उससे बोलते हैं डिफ्यूजन। अगर पानी का मॉलिक्यूल उसके ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से उसके कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो उससे बोलेंगे ऑस्मोसिस। So what is the difference between diffusion and osmosis?
Diffusion can occur for solid, liquid, and gaseous particle. But osmosis is the term utilized only for solvent water. Osmosis is the term utilized for solvent water. Okay? So this is the difference between diffusion and osmosis. Osmosis is also the diffusion. वो सिर्फ पानी के बारे में बताता है और डिफ्यूजन तीनों के बारे में बताता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस पार्टिकल, सभी के बारे में बताता है। डेफिनेशन फिर से एक बार याद करो। अब देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। अगर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट उनके ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फैसिलिटेट की जाती है मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा, तो हम उससे बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल जा रहा है, लेकिन इसकी ये मूवमेंट किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन से फैसिलिटेट की जा रही है, तो हम उससे बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वेरी 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 सिंपल। यहाँ पे किसका काम है बेटा? मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन अगर वहां पे है तो हम उसे बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बाकी डिफ्यूजन की वही डेफिनेशन है, फ्रॉम इट्स हायर टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। A facilitated diffusion that requires always membrane protein, ये किस प्रकार से हो सकता है? अगर मॉलिक्यूल सिर्फ उसके ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अकेला मॉलिक्यूल जा रहा है तो हम उसे बोलेंगे यूनिपोर्ट। अगर दो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं एक साथ तो उसे बोलेंगे सिम्पोर्ट। लैटिन में सिम या सिन का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ, या टू कम टुगेदर। लिखते जाओ SYM सिम या SYN सिन। ये SIN नहीं बोल रही मैं, SYN बोल रही हूँ। इन प्रीफिक्सेस का मतलब होता है एक साथ जाना। इन प्रीफिक्सेस का मतलब होता है एक साथ जाना, और एंटीपोर्ट का मतलब है एक मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल इधर से बाहर जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज एंटीपोर्ट। okay, so this is called as symport and this is called as antiport, correct? तो symport का मतलब क्या होता है बेटा? दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अंदर या दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बाहर जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड as symport। सिम या सिन शब्द याद कीजिए, एंटी यानी अपोजिट होता है। एक मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर जा रहे हैं और दूसरा मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जा रहा है, यानी दैट इज कॉल्ड एज एंटीपोर्ट। ओके, so this is called as symport, this is called as antiport. This all are the kinds of facilitated diffusion because what is needed here? Proteins are needed here, so they are called as, all these kinds of diffusion they are called as facilitated diffusion। अब इसके लिए भी एनर्जी नहीं लगती है, याद कीजिए, इनके लिए भी एनर्जी नहीं लगती है। अब हम आगे चलते हैं। जब भी एनर्जी नहीं लगती है ना, तब ऐसे ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से हो सकता है? देखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट? व्हेन द transport across the membrane is occurring but without investment of energy from the higher concentration to the lower concentration of the molecules, then it is called as passive transport। मैंने करेक्ट डेफिनेशन बताई आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट की, फिर से एक बार सुन लो। without investment of energy, when the molecules are passing from higher concentration to the lower concentration,
higher to lower concentration, then it is called as passive transport. Across the membrane, then it is called as passive transport. अब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी क्या क्या प्रकार होते हैं। यह है सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं मदद कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड ए सिंपल डिफ्यूजन। अगर चैनल से जा रहा है तो हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मैंने अभी चैनल्स दिखाए ना आपको, ऑल दीज आर द चैनल्स। तो अगर चैनल से जा रहा है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और अगर कैरियर मेडिएटेड है, अब ये कैरियर मेडिएटेड क्या होता है, ये देखिए, ये है कैरियर मेडिएटेड। तो कैरियर मेडिएटेड में क्या होता है कि यहाँ से मॉलिक्यूल लिया गया और अंदर जाके छोड़ा गया। इधर से मॉलिक्यूल लेते हैं, अंदर जाके छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैरियर मेडिएटेड। वहां पे कैरियर मॉलिक्यूल लगेगा तो उससे बोलते हैं कैरियर मेडिएटेड, है ना। मेडिएटर कौन है, कैरियर है, इसीलिए बोले कि कैरियर मेडिएटेड। तो ये सभी प्रकार है पैसिव ट्रांसपोर्ट के, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हर दम एटीपी लगने वाला है, यानी द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी as it is occurring from lower concentration to higher concentration, as it is occurring from lower concentration to higher concentration, then it is called as देखिए यहाँ पे क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट from lower concentration of the molecule towards the higher concentration, it is occurring, hence पंप लगाना पड़ता है वहाँ पे। देखिए अगर लोअर लेवल पे पानी है और उसे हमें टंकी में डालना है जो हायर लेवल पे है, तो कैसे डालेंगे, पंप लगाएंगे ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, एनर्जी का यूज करेंगे आप। वैसे ही अगर लोअर लेवल से हायर लेवल पे या लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर मॉलिक्यूल्स को लेके जाना है तो वहां पे एनर्जी लगने वाली है, पंप लगने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वहां पे पंप लगने वाला है, ओके। देन यह काउंटर ट्रांसपोर्ट वगैरह हम आगे जाके और पढ़ने वाले हैं। मैं अभी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैं एक बार बता देती हूँ, लेकिन और अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको प्लांट वाटर रिलेशन इस चैप्टर में मिलने वाला है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आ गया, जो लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाता है हम उसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके। और इसके लिए एनर्जी लगने वाली है। आपको और एक काम मैं दे रही हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको लिखना है, ओके। यू विल गेट द डिफरेंस फ्रॉम नेट ऑल्सो। अब देखिए, मैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको बताते तो रही हूँ, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है ना तो अगले कुछ लेसन्स होने के बाद जब हम प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ेंगे ना तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यू सी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे क्या दिखाया है कि Na का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है और इधर नहीं है, तो Na के पंप क्या कर रहा है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ और करवा रहा है, लोअर से हायर की तरफ और ज़्यादा करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सिंपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट कीजिए अभी, ओके। इसलिए सिंपल मैंने बोला, सिंपल ये शब्द छोड़ दीजिए, सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है,
The energy is required because the molecules are transported from their lower to the higher concentration. That is called as active transport. लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है कि Na का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ाया जाएगा और Na के साथ साथ ग्लूकोज अंदर जा रहा है, यानी एक मॉलिक्यूल Na उसके हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, लेकिन ग्लूकोज, जबकि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, फिर भी ग्लूकोज उसके कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है. Means sometimes cell wants more glucose, though it is already having glucose, higher percentage of glucose, then also it wants to absorb more glucose. At that time what will happen? Na के लिए चैनल खुलेगा क्योंकि Na का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन Na के साथ साथ ग्लूकोज भी अंदर जा रहा है, इसीलिए इसे बोला जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्योंकि Na तो उसके हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, बट ग्लूकोज इज गोइंग फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, हेंस इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. दोनों का एक साथ हो रहा है. बाकी यहाँ पे मैंने मेम्ब्रेन की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ा दी है. यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हाइपरटोनिक कंडीशन में अगर आप आरबीसीज को डालते हो तो आरबीसीज का पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बाहर की कंडीशन हाइपरटोनिक है, बाहर सोल्यूट ज़्यादा है, इसीलिए आरबीसीज का पानी बाहर जाएगा. जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा वहाँ पे पानी जाने वाला है. अगर आइसोटोनिक कंडीशन में है आरबीसीज तो वो वैसी ही रहेंगी, क्योंकि बाहर का और अंदर का पानी का कॉन्सेंट्रेशन या सोल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है. और अगर आप हाइपोटोनिक कंडीशन में आरबीसीज को रखेंगे तो आरबीसीज विल बर्स्ट ओपन लाइक दिस बिकॉज दे विल स्वेल इन द हाइपोटोनिक condition. So here various properties of the membrane are completed. Let us read once, then the period will be concluded here. One of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecules across it. The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called as passive transport. Correct? Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion. जो neutral होंगे ना वो simple diffusion से जाते हैं along the concentration gradient that is from higher concentration to the lower. Water is always neutral, so that will go from higher to the lower concentration. Water may also move across the membrane from higher to the lower concentration. Movement of water by diffusion is called as osmosis. Just now I have told you the difference between osmosis and diffusion. As the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. बराबर है? Non-polar lipid layer है और polar molecules उसमें से पास नहीं हो सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे membrane protein रहेंगे. membrane को molecules, polar molecules का transportation करवाने के लिए. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to the higher concentration. Such transport is an energy dependent process in which the ATP is utilized and is called as active transport. मैंने active transport तो आपको पढ़ा है, लेकिन active transport के साथ साथ उसके दो प्रकार भी बताए, primary active और secondary active. और मैंने आपको ये भी बताया है कि फिलहाल सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट कीजिए फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज इट रिक्वायर्स एनर्जी.
And the best example of the active transport is NA ATPase pump. इसका नाम पूरा इस तरह से NA ATPase pump. ATPase इसलिए बोला क्योंकि उसके साथ साथ ATPase नाम का एंजाइम रहता है जो ATP को डिसोसिएट करता है, इसीलिए उस एंजाइम का नाम है ATPase, क्योंकि वो एंजाइम को क्योंकि वो ATP को डिसोसिएट करता है. Na ATPase pump which will dissociate the ATP, the energy is obtained and that is utilized for the transportation of Na and K across the membrane. So it is called as NAK ATPase pump that shows active transport. That's all for this class. Bye.